Hello, dear students. Good morning and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस को, यानी कक्षा 10 विज्ञान के विषय को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और आपके हाथ में कॉपी और पेन होगा। जो चीजें यहाँ बताई जाएंगी उनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा और अब से लेकर अगले 30-40 मिनट तक आप अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। अपनी पिछली क्लासेस में साइंस में हम लोग क्या क्या बातें कर चुके हैं, पहले एक बार उसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम पहले चैप्टर में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं और रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से बनती हैं, क्या उनके डेफिनेशन है, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, एटसेट्रा। अगले सेकंड चैप्टर में हम लोग जिसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने अम्ल, क्षार और लवण को समझा है। अब तक हम अम्ल, क्षार के बारे में बात कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम लवण वाले पार्ट पर आना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी सॉल्ट को अब हम आज की क्लास या अगली क्लास से समझना स्टार्ट करेंगे। अपनी पिछली क्लासेस में हमने क्या बात करी है, रिसेंटली हमने समझा है पीएच स्केल को। पीएच स्केल से हम क्या पता लगाते हैं, पीएच स्केल से हम ये पता लगाते हैं कि कोई अम्ल है या क्षारक है, उसकी प्रबलता कितनी अधिक होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एज कि आपने नोट डाउन करी थी पिछले क्लास में हेडिंग, आज की क्लास में हम दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग को हम दैनिक जीवन में पीएच हम कहाँ कहाँ देखते हैं उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप सब रेडी हो जाइए। क्लास में आज आपको जो जो बातें बताई जाएंगी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका 10वीं का फाइनल एग्जामिनेशन हो या फिर कोई अदर एग्जाम्स हो। तो पीएच स्केल के इस पार्ट से क्वेश्चंस आपको मिलना स्वाभाविक है और आपको ये सीखने में मजा भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा डिस्कशन हम लोग अब करते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए आपको लेकर चलता हूं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे क्लास में काफी सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इतने टाइम बाद देखकर सामने। ठीक है, और ध्यान से सुनना, आज की क्लास में आपको बोर्ड परीक्षा के सवाल मिलेंगे। कौन सी परीक्षा के? बोर्ड परीक्षा के सवाल। तो जिसने आज की क्लास पढ़ ली उसको बोर्ड परीक्षा में 1-2 सवाल करने आ जाएंगे। ठीक है, अब अपना ध्यान दीजिए जो बीच में बताया जाता है। और आपको आज मैं पीएच स्केल भी दिखाने वाला हूं। क्या दिखाने वाला हूं? पीएच स्केल कैसा दिखता है और किस प्रकार से आप उसको यूज करते हैं, ये भी मैं आज दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो अपना ध्यान जो है स्क्रीन पर बनाकर रखिए, आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका कि क्या नाम है? चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, हेडिंग डालिए, अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, गुड। इसमें पिछली क्लास में हमने पीएच स्केल को पढ़ा था। पीएच स्केल कितने बच्चों को याद है कि हमने पीएच स्केल पढ़ा था पिछली क्लास में? हाथ खड़े करके बताओ जरा, कितने बच्चों को याद है हमने पिछली क्लास में पीएच स्केल पढ़ा था? किन किन बच्चों ने पढ़ी थी पिछली क्लासेस, जरा हाथ खड़े करके बताना। पीएच स्केल पिछली क्लास में किस किस ने पढ़ा था? कल की क्लास में पढ़ा था हमने। ओके गुड, काफी बच्चों के हाथ खड़े हैं। ठीक है, हाथ नीचे। तो पीएच स्केल को एक बार जल्दी से बता देता हूं। पीएच स्केल में क्या होते हैं? कलर्स होते हैं, रंग होते हैं। ये रंग क्या बताते हैं? ये रंग नंबर्स बताते हैं। कितने से कितने तक नंबर्स होते हैं? 0 से 14 तक। 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं उनको हम एसिडिक यानी अम्लीय पदार्थ बोलते हैं। 7 से 14 तक जिन पदार्थों का पीएच होता है, जिन विलयनों का पीएच होता है, उनको हम बेसिक यानी क्षारीय बोलते हैं, क्षारकीय। और जिन विलयनों का पीएच 7 होता है उन्हें हम उदासीन या फिर न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम कर ली थी। हमने काफी सारी वस्तुओं के पीएच देखे भी थे, है ना? काफी सारी वस्तुओं के पीएच देखे भी थे हमने। ठीक हो गया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पीएच किस प्रकार से दिखता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
आपने ध्यान दीजिएगा, ये लेबोरेटरी में जब आप केमिस्ट्री की लैब में, जब आप रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करने जाएंगे और टीचर आपसे पूछेंगे कि बताइए पीएच स्केल कौन सा है, इसमें से आप पीएच इंडिकेटर, पीएच सूचक को बताइए। तो देखिए इस प्रकार का एक बॉक्स होगा, इस प्रकार का एक बॉक्स होगा। इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो सामने लिखा है यूनिवर्सल। सामने क्या लिखा है? यूनिवर्सल, यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब मैंने बताया था, अगर आपको दिख रहा है तो ओके, नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप वहां पर देखना, ठीक है। थोड़ा जूम इन करेंगे इसे। ओके, अब दिख रहा होगा कुछ बच्चों को, ठीक है, दिख रहा है। यूनिवर्सल और पीएच पेपर लिखा है नीचे, लिखा है ना। तो मतलब यूनिवर्सल, और ये कौन सा पेपर है? पीएच पेपर, ठीक है। पीएच स्केल जो है इसके अंदर है। अब कैसे दिखता है पीएच स्केल, इसको देखते हैं। तो इसके अंदर से मैंने पीएच स्केल ले लिया है। तो इस प्रकार का आपको दिख रहा है, कल जो हमने क्लास में पढ़ा था। देखो इसके ऊपर आपको क्या दिख रहे होंगे? बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं। इसके ऊपर ऊपर लाल से लेकर नीचे नीला तक रंग दिख रहे हैं, है ना। तो ये इंडिकेटर है, इनको क्या नंबरिंग दी हुई है? इसमें 1 से 11 तक नंबरिंग दी हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है 0 से 14 तक, ठीक है। इसमें बीच के कुछ अंक स्किप किए गए हैं। इसमें 1 से लेकर 11 तक अंक दिए हुए। अब आप इसको, ये तो बाहर से इंडिकेटर दिखाया हुआ है। अब पीएच पेपर कहाँ है? इसके अंदर है। पीएच पेपर कहाँ है? इसके अंदर है। ये देखो, आपको क्या करना है? जिस विलियन का पीएच, जिस विलियन का पीएच चेक करना है, एक ये पेपर निकाला, एक पेपर निकाला और उस विलियन में डाला, उस परीक्षणली में डाला, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में प्रयोग करके भी दिखाऊंगा। आपको ये पीएच पेपर निकालना है एक, और उस परखनली में डालना है, उस परखनली में डालना है। तो फिर आप, इसमें एक रंग आएगा। इसमें क्या आएगा? एक, इसका रंग अभी कैसा दिख रहा है आपको? येलो कलर का दिख रहा होगा, है ना। तो इसका ये रंग जो है ये चेंज हो जाएगा, इसका रंग चेंज हो जाएगा। और इनमें से कोई रंग आएगा, जो बाहर रंग दिख रहे हैं आपको, इनमें से कोई रंग आपको मिलेगा। जो रंग मिलेगा, जो रंग मिलेगा उतना नंबर उस विलियन को दे देना है। और उस नंबर के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि क्या उस विलियन का, क्या उस विलियन का पीएच, क्या उस विलियन की प्रकृति होगी। अगर संख्या आती है 0 से 7 के बीच, इस बात को ध्यान रखें, 7 से छोटी संख्या आती है तो वो अम्लीय विलियन होगा, 7 से बड़ी संख्या आती है तो वो क्षारकीय विलियन होगा, एवं अगर 7 आता है तो वो उदासीन विलियन होगा। और उदासीन विलियन के लिए मैंने आपको बताया था, जो शुद्ध जल है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। इसके अलावा जो मानव रक्त है उसका पीएच भी 7 से थोड़ा सा अधिक, 7.4 हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप पीएच की टेस्टिंग यानी पीएच इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? जरा हाथ खड़े करके बताओ, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, गुड। अब अगर लेबोरेटरी में जाएंगे तो पीएच का एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे ना? ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस से स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ, और आज की क्लास में हम जो इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं उनको करते हैं नोट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये चीजें सीख ली हैं पीएच के बारे में। अब आज हम देखने वाले हैं, हेडिंग डालिए पीएच इन एवरीडे लाइफ। आज की हेडिंग डालिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग पुटअप कीजिए सभी बच्चे मेरे साथ, लिखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। लिख लिया सबने? चलिए अब ध्यान दीजिए इधर, अब ध्यान स्क्रीन की तरफ दीजिए जिनने लिख दिया। सबसे पहला पॉइंट जो हमको इसमें पढ़ना है, एसिड रेन। एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा। पहली हेडिंग डालिए एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा जब आपके आसपास बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है ये कहां कहां जाता है? ये आपके घरों की दीवारों पर, खेत, इसके अलावा नदी, तालाब आदि। जरा ध्यान से समझना इसको।
आप लोग इसको खुद से लिख पाओगे इसके बाद। तो जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ कहाँ गिरता है? जब बारिश होती है वो घर की दीवारों पर गिरता है, खेतों में गिरता है, नदी तालाब आदि में गिरता है। अब ये बारिश बनती कैसे है? आपको पता है बारिश किससे होती है? बादलों से होती है ना, क्लाउड्स के। और ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं? ये क्लाउड्स जो गैसेज होती हैं, गैसें होती हैं कहां से? पृथ्वी से ऊपर की तरफ जो उड़ती हुई गैसें होती हैं, वो उन गैसों से ये क्लाउड बनते हैं, उन गैसों से ये बादल बनते हैं। तो मेनली हम बोलते हैं जो जल होता है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जल चक्र पढ़ा होगा। जो नदियों, तालाबों और जो समुद्र में जो पानी होता है, जब सूरज की किरणों से वो गर्म होता है तो वो भाप बनकर उठने लगता है, भाप बनकर वो आसमान में जाता है तो बादल बनते हैं, और फिर जब वो बादल बड़े हो जाते हैं तो वो बारिश करने लगते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों क्या हो गया है आज की डेट में, अब यहाँ पर इस पूरे चक्र में, ये चक्र किसने डिसाइड करा हुआ था? ये पूरा चक्र प्रकृति ने डिसाइड करा हुआ था। यानी प्रकृति में बारिश का जो फिनोमिना है वो अपने आप होता था। अब इंसानों ने क्या करा, ह्यूमंस ने क्या करा, ह्यूमंस ने हमने क्या करा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना दी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना दी। ठीक है। और उद्योग के लिए हमने क्या करे, बहुत बड़े बड़े कारखाने बना दिए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना दी। उन फैक्ट्री से क्या होता था? धुआं निकलता था। क्या निकलता था? धुआं निकलता था। कैसा धुआं? विषैला धुआं, पॉइजनस गैसेस। ठीक है। ये धुआं जो है कहां जाकर मिलता था? अब इस धुएं से भी बादल बनने लग गए। इस धुएं से भी क्या हो गया? ये धुआं भी ऊपर उठा, इस धुएं से भी बादल बनने लग गए। और इन बादलों से जो बारिश होती है बच्चों, वो होती है अम्लीय वर्षा। इन बादलों से जो बारिश होती है इस धुएं से, जिसमें कि क्या होती है? इस धुएं में हानिकारक गैसें होती हैं बच्चों। तो इन हानिकारक गैसों से जो बादल बनते हैं, और उन बादलों के बनने के फलस्वरूप जो बारिश होती है, उसको हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस अम्लीय वर्षा से अब क्या होगा? अब ये बारिश होगी। अब बादल कैसे बने? अम्लीय वर्षा से फिर बारिश हुई। बारिश का जो पानी है वो कहाँ गिरेगा? घर की दीवारों पर गिरेगा, खेतों में गिरेगा, नदी में गिरेगा, तालाब में गिरेगा। तो जो अम्लीय वर्षा का जो पानी होता है, अम्लीय वर्षा का जो पानी होता है, अगर ये घरों की दीवारों में गिरेगा तो घरों की दीवारें खराब हो जाएंगी, खेतों में गिरेगा तो फसल खराब हो जाएंगी, नदी तालाब में गिरेगा तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वे मर जाएंगे। तो जो एसिड रेन है बच्चों, एसिड रेन के नुकसान काफी सारे हैं। इससे हमारी जो फसल है खेत में वो खराब हो जाती है, घर की जो दीवार है वो खराब हो जाती है, और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, वे सभी मर जाती हैं। आई बात समझ में? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हाथ खड़े करके बताओ। चलिए अब लिखिए, इसको मेरे साथ साथ लिखिए। अब इसे मेरे साथ साथ लिखिए। जब वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। लिख दिया। कब हम कहेंगे अम्लीय वर्षा है? जब पीएच मान कितने से कम होगा? पीएच मान होगा 5.6 से कम। इस बात को नोट डाउन रखेंगे, इस बात को आप हाईलाइट करेंगे। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है। अब इसके कारण घरों की दीवारें खराब हो जाती हैं, कॉमा कॉमा खेतों में फसल खराब हो जाती है एवं जलीय जीवधारियों
जलीय जीवधारियों का जीवन यापन कठिन हो जाता है। ठीक हो गया, आ गई बात समझ में। इतनी बातें आपको अम्लीय वर्षा में लिखनी है। कब होती है अम्लीय वर्षा? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक नोट लिखेंगे। एक नोट में लिखिए आप हमारे शरीर का पीएच परास यानी हमारी बॉडी की पीएच रेंज, हमारे शरीर का भी कुछ ना कुछ पीएच मान होता है। हमारे शरीर का भी क्या होता है? कुछ ना कुछ पीएच मान होता है। और हमारा शरीर जो है एक फिक्स पीएच रेंज के बीच में काम करता है। अगर उससे ज्यादा पीएच हो गया हमारे शरीर का, हमारे शरीर के पीएच की वैल्यू या फिर उससे कम हो गई, तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है, तो उससे जो है हमारी तबीयत खराब होने लगती है। तो कितनी है ये रेंज? 7.0 से लेकर 7.8 तक। कितनी है ये वैल्यू? 7.0 से 7.8 तक। तो मतलब अगर हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में है, तो हमारा शरीर ठीक ठाक ढंग से काम करेगा। अगर ये इससे कम या ज्यादा होता है, तो फिर हमारे शरीर को दिक्कत होने लगेगी, तकलीफ होने लगेगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया एसिड रेन। हमने देखा दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग, पहला उपयोग एसिड रेन। इसमें हमने देखा जब वर्षा होती है, उसके जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके जो कारण जो है नुकसान काफी होते हैं। और हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। इसको ध्यान रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो गया सबका। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल यानी सेकंड पॉइंट, बगीचे की मिट्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा बगीचा होता है जिसमें हम फसल उगाते हैं, जिसमें हम जो भी सब्जी वगैरह उगाते हैं, फल वगैरह उगाते हैं, उस मिट्टी का भी क्या होता है? एक पीएच होता है। उस मिट्टी का भी क्या होता है? एक पीएच होता है। और हर एक पौधे के लिए, हर एक विशेष प्रकार के पौधे के लिए एक विशिष्ट प्रकार के पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो बगीचे की मिट्टी है उसका पीएच जो है आपको किसी भी वैल्यू में मिल सकता है। अब किसी एक पौधे के लिए आपको किसी एक निश्चित पीएच परास की बगीचे की मिट्टी चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मेरे साथ, अच्छी उपज के लिए अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अब यहां पर मैं किसी एक स्पेसिफिक पीएच परास की बात नहीं कर रहा हूं। सपोज हमको जो है मृदा चाहिए क्षारीय, हमको क्षारीय मिट्टी चाहिए, तो उसके लिए पीएच 7 से 14 के बीच में होगा। अगर हमको अम्लीय प्रकृति की चाहिए मिट्टी, तो उसके लिए पीएच 0 से 7 के बीच में होगा। तो इसको मैं लिखा नहीं रहा हूं। इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? एक सूची तैयार करनी है। क्या करना है? एक सूची तैयार करनी है। ये आपकी एक्टिविटी है। इस सूची में आपको लिखना है जो आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, और जो मिट्टी है उसका पीएच क्या हो सकता है संभवतः, ये आपको अनुमान लगाना है। तो इतना काम आप करेंगे। जो आपके आसपास जो मिट्टी है उसका पीएच इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके पीएच मान इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आपको देखना है कि जहां से आपने मिट्टी देखी है वहां पर कौन से पौधे
उपज रहे हैं, वहां पर जो पौधे उपज रहे हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, इतना काम करना है, इसमें इतना ही। ठीक, इसमें आपको एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड नंबर का पॉइंट लिखिए, डाइजेशन। डाइजेशन यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन कहाँ जाता है, पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद उसका पाचन होता है और फिर उससे हमको पोषक तत्व मिलते हैं, और इन पोषक तत्वों से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर जो है काम कर पाता है। ठीक है, अब देखो जरा क्या होता है प्रोसेस में। जब हम ये भोजन खाते हैं तो जब पेट में इसका पाचन होना होता है, इसके लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम लगा है जिसको हम पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र बोलते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसको आप चैप्टर 6 में भी पढ़ने वाले हैं। जीआईसी बिलखेत के बच्चे अभी खड़े हैं और इधर उधर बातें कर रहे हैं। जीआईसी बिलखेत बच्चे बैठ क्यों नहीं रहे हैं? इतने टाइम बाद आपकी, अभी भी नहीं बैठे हैं बच्चे, ये इतने टाइम बाद आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको जो है पूरे उत्तराखंड के सारे स्कूल्स देख रहे हैं। जीआईसी बिलखेत अभी भी कुछ बच्चे जो है खड़े हैं और कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि आपके स्कूल को इस टाइम सभी उत्तराखंड के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी टीचर हैं, सब देख रहे हैं। तो अपने स्कूल का नाम बनाकर रखिए और डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। जो बात यहाँ बताई जा रही है वो आपको एग्जाम पेपर में जब मिलेगी तो तब आपको लगेगा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या काम करता है, जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने का काम करता है, और उसके बाद उसमें से जरूरी पोषक तत्व जो हैं उनको हमारे शरीर को देने का काम करता है। लेकिन क्या होता है, हमारे पाचक तंत्र में एक प्रकार का अम्ल उत्पन्न होता है। आप ये देखिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, देखो एक इंटरेस्टिंग सी बात, ये क्या है, अम्ल है। अम्ल मैंने कहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। ये हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये अम्ल जो है हमारे पेट में बनता है। कहाँ बनता है, पेट में बनता है। तो आप ये सोचिए कि जब ये अम्ल हमारे लिए हानिकारक है और ये हमारे पेट में ही बनता है, तो ये हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इससे पहले हमने क्या बात बताई थी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे लिए हानिकारक होता है। लेकिन अभी मैं क्या बात बता रहा हूं आपको कि ये हमारे पेट में ही बनता है। तो जब ये अम्ल हमारे पेट में ही बनता है तो हमें कोई हानि क्यों नहीं पहुंचाता, हमें कोई हानि क्यों नहीं पहुंचाता। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? कितने बच्चे समझे इस क्वेश्चन को, जरा हाथ खड़े करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर, हाथ नीचे कर दीजिए, थैंक यू। इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी है। इसका क्या करनी है, उत्तर ढूंढने की कोशिश की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हानिकारक अम्ल होता है हमारे लिए, लेकिन ये हमारे पेट में ही बनता है, तो ये हमें कोई हानि क्यों नहीं पहुंचाता। अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, ये हमारे पेट में बनता है। क्या होता है, कभी कभी हमारा जो उदर है, उदर मतलब जो पेट है, जहां से ये अम्ल पेट में आता है, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अधिक मात्रा में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अधिक मात्रा में आ जाता है। ठीक है, अब अधिक मात्रा में आ जाता है तो जो कुछ मात्रा तो इसकी भोजन को पचाने में निकल जाएगी, कुछ मात्रा इसकी भोजन को पचाने में निकल जाएगी, लेकिन कुछ मात्रा इसकी शेष रह जाएगी, पेट में ही रह जाएगी। ठीक है,
अधिक मात्रा में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे उदर में बनेगा तो कुछ मात्रा में तो उसका भोजन को जो हमने खाना खाया है उसको वो डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन कुछ मात्रा उसकी हमारे पेट में शेष रह जाएगी। जो ये मात्रा पेट में शेष रह जाती है, इसकी वजह से हमें पेट में जलन का एहसास होता है और दर्द का अनुभव होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें पेट में जलन का एहसास होता है और दर्द का एहसास होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम बोलते हैं अपच की स्थिति। इसको हम क्या बोलते हैं, अपच की स्थिति, या फिर आपने सुना होगा एक टर्म एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो रही है। तो वो एसिडिटी क्यों होती है, वो एसिडिटी इस वजह से होती है क्योंकि हमारे उदर में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में बन जाता है और कुछ मात्रा उसकी शेष रह जाती है। ठीक है, अब इससे आपको क्या करना है, इससे आपको रिलीफ के लिए, इससे आपको राहत के लिए क्या काम करना है। तो जब भी आपको अम्ल से राहत पानी होगी, आपके पास एक अभिक्रिया है। आपके पास क्या है, एक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें क्या करते हैं, अम्ल के साथ अगर क्षार मिला दिया जाए तो दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उदासीन हो जाता है, लवण और जल बनते हैं। इसको हम उदासीनीकरण। तो अम्ल को अगर उदासीन करना है तो क्या मिलाओ, क्षार मिलाओ। अब हमारे पेट में क्या है, अधिक मात्रा में अम्ल है, हमारे पेट में अधिक मात्रा में अम्ल है। इसको समाप्त करने के लिए मैं इसमें क्या मिलाऊंगा, क्षार मिलाऊंगा। और इस क्षार का नाम, इस क्षार को हम जो बोलते हैं, इस क्षार को हम बोलते हैं एंटासिड। इस क्षार को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। इस क्षार को हम बोलते हैं एंटासिड। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे पेट में जो अधिक मात्रा में अम्ल है, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको, उसके प्रभाव को उदासीन करके हमें इस जलन और दर्द से राहत देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हम पॉइंट में लिख रहे हैं। जो जो बातें मैंने बोली उनको आप नोट्स के फॉर्म में लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए अब, और जल्दी जल्दी लिखेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। पॉइंट नंबर 1, भोजन पाचन की क्रिया के समय हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। सेकंड पॉइंट, अपच की स्थिति में, अपच यानी एसिडिटी की स्थिति में यह अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। जिस कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिस कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति हेतु इस दर्द से मुक्ति के लिए क्षारक, ब्रैकेट में लिखेंगे एंटासिड, का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट को याद रखेंगे, इसीलिए एक नोट बना करके लिखवा रहा हूं। नोट, एक एंटासिड का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका रासायनिक सूत्र है MgOH होल ट्वाइस। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। ये क्या है, एक कैसा क्षारक है, ये दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक दो प्रकार के बताए थे ना, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो इसका पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक होगा, 7 से 8-9 इस रेंज में होगा, ठीक है, ज्यादा अधिक नहीं होगा। मैंने लिखवाया है आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच, कल की क्लास में आप चेक कर सकते हैं। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? किस किसने नोट डाउन कर लिया, जरा हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ने नोट डाउन कर लिया। ये हेडिंग डाल दीजिए कल के लिए, टूथ डिके यानी दंत क्षय। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास पढ़ के आपको कैसा लगा? आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।